Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy Nagpur and we are studying physics. Today we have to see effect of impurity and temperature on surface tension. In the previous lecture we saw effect of impurity and temperature on angle of contact. Here it is surface tension. तो ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, विद एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो 3 मार्क्स ऑल्सो मे बी गिवन ऑन इट. तो द फर्स्ट थिंग इन आवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 in number 1 effect of impurities A. Effect of impurities दिया है, A is effect of impurities. Now impurities may be of 3 types. अगर highly soluble impurity है, highly soluble impurity like NaCl in water increases the surface tension. अब जो चीज हाईली सॉल्युबल है वो हाईली सॉल्युबल क्यों है? NaCl जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? जैसे NaCl को वाटर में डाले तो H2O कैसा रहता है? H डेल्टा पॉजिटिव, O डबल डेल्टा नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव. These are हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन्स होते हैं और ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन्स होते हैं. पार्शियली पॉजिटिव यानी पोलर बॉन्ड होता है, जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. केमिस्ट्री जिन्होंने आगे पढ़ लिया होगा ये सब टॉपिक्स तो आपको और अच्छे से मालूम होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में देयर आर 8 प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन या हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन. तो जो शेयर्ड पेयर है वो शेयर्ड पेयर ज्यादा आ जाती है ऑक्सीजन के न्यूक्लियर एटम की तरफ और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव. और जैसे हम NaCl डालते हैं तो आपको मालूम है NaCl ऑलरेडी एक पोलर कंपाउंड है. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होता है. तो H पॉजिटिव जो है वो Cl के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है. Na जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर ये जो जाली बनाने का काम है, जो नेटवर्क बनाने का काम है, मैंने आपको इससे पहले समझाया था. जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस पर क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये. और जो हाईली सॉल्युबल, वो हाईली सॉल्युबल क्यों है? जैसे पानी में डालो तो ये पोलर और ये भी पोलर होने की वजह से एक दूसरे की टांग खींच के पॉजिटिव वाला नेगेटिव आयन को खींचता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आयन को खींचता और खींच के वो सेपरेट कर देते. और सेपरेट करके फिर क्या करते? नए बॉन्ड्स तैयार करते. Na और ऑक्सीजन में, Cl और हाइड्रोजन में ऐसे बीच बीच में बॉन्ड बनाकर ये ऐसा नेटवर्क तैयार हो जाता है. यहाँ Na है तो यहाँ O है, यहाँ H है तो यहाँ Cl है. तो ऐसे करते करते एक नया टाइट सरफेस हो जाती है, टेंशन आ जाता है सरफेस पे. तो अगर हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी ऐड किया जाए तो हमारी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है, बस इतना लिखना कि व्हेन हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी इज एडेड it increases the surface tension of the liquid. तो एग्जाम्पल है NaCl इन वाटर. NaCl अगर वाटर में डाले तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है. अब इसके ऊपर पहले ओनली एक चींटी चल सकती थी, अब इस पर 2-3 चींटी डाल दो तो 2-3 चींटी भी आसानी से चल जाएगी, डूबेगी नहीं. अगर तो टोटल मास थोड़ा सा बढ़ा भी दिया जाए तो चींटी नहीं डूबेगी, क्योंकि वो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया. आपस में जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, क्योंकि बीच में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी बॉन्ड्स बनाने के लिए आ गए हैं. ठीक है, तो हमारी बुक ने क्या कहा इसको सुनो. बुक की लैंग्वेज में मैं सुनाता हूं आपको. When soluble substance such as common salt is dissolved in water, the surface tension of water increases. हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी जैसे NaCl वाटर में डाले तो इट इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. नंबर 2 है when sparingly यानी slowly soluble impurity is added. When slowly soluble impurity is added to a liquid, the surface tension of the liquid decreases. मैं शॉर्ट में ST लिखता हूँ ना, टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा पूरा लिखने में. The ST of the liquid, ये ST of liquid decreases. Surface tension of the liquid decreases
अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल डाल दिया जाए सॉल्यूट, तो व्हेन स्पेरिंगली सॉल्युबल इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ लिक्विड द एसके ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। एग्जांपल क्या है? व्हेन डिटर्जेंट पाउडर is added to water, surface tension of water decreases। और आपको बता दिया मैंने सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का मतलब है पानी और पतला हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि वाटर के टॉप सरफेस पर पहले क्या बनी हुई थी? ऐसी जाली बन गई थी, है ना। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? ये देखो, ये सरफेस टेंशन का सिंपल मीनिंग है कि इसके हर कॉर्नर पर यहाँ पर H2O है, यहाँ H2O है, यहाँ H2O, यहाँ H2O। ये टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू। ये जो जाली दिख रही है हमको, ये कहाँ से दिख रही? टॉप सरफेस है। ये H2O, ये डॉट H2O। हर डॉट का मतलब क्या है? H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल है, ये ऐसा। तो H2O मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर लेते हैं? सरफेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, कोहेसिव फोर्स के कारण। ये वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, चारों तरफ से एक दूसरे को टॉप सरफेस में हॉरिजॉन्टल कोहेसिव फोर्स रहते हैं। हॉरिजॉन्टल हो सकता है आपके माइंड में एक डाउट भी आ जाए कि सर आपने बोले थे एक मॉलिक्यूल सरफेस पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और नीचे कोई रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स उस पर नीचे एक्ट हो रहा, तो सर वो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स नीचे एक्ट हो रहा तो मॉलिक्यूल नीचे क्यों नहीं आ रहा? वो नीचे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोहेसिव फोर्सेस भी तो लग रहे हैं उस पर, कि उसकी जो टॉप सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसको लेफ्ट राइट फ्रंट बैक चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए वो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उस पर, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस उसको बैलेंस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण वर्टिकल फोर्स का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये समझ लो आप, वाटर अगर हमने रख दिए बर्तन में, बीकर में, तो वाटर में क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स में आपस में कोहेसिव फोर्स और टॉप सरफेस पर अगर आप शक्तिमान बन गए, आप ऐसा ये, या तो आप वो क्या कहते हैं चड्डी पहन के सुपरमैन बन गए और आप ऊपर से जा रहे हो और वाटर को ऊपर से देख रहे, तो आपको क्या दिखेगा? H2O मॉलिक्यूल्स दिखेंगे और उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस के कोहेसिव बॉन्ड्स है, समझ लो समझाने के लिए। कोहेसिव बॉन्ड्स दिखाई, कोहेसिव फोर्सेस दिखाई देंगे, बॉन्ड्स बने हुए रहेंगे और इसके कारण वाटर ने क्या कर लिया? एक टाइट टॉप सरफेस बना लिया, टाइट टॉप सरफेस बना लिया और उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब अगर ये टाइट टॉप सरफेस को हमको तोड़ना है, क्योंकि अगर ये जाली बना ली तो इससे जाली में बनाने में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अगर हमको कपड़े धोना है तो आपको मालूम है कपड़े में ऐसा होता है, ये वर्टिकल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। कपड़े की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को हिंदी में जो है ताना बाना कहते हैं। ये हिंदी में इसको ताना बाना कहते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल धागे। एंड इन इंग्लिश इनको वॉप्स एंड वूप्स कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इतने भारी भारी शब्द क्यों लिख रहे हैं? तो हम इजीली लिखेंगे फैब्रिक। कपड़े का जो फैब्रिक होता है उसमें थ्रेड्स वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, ठीक है। अगर आप लेंस वगैरह से अपने कपड़े को, जीन्स पैंट या कोई और जाले कपड़े को, खादी कपड़े को देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा और उसके अंदर मैल यहाँ फंस जाता है। 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ अ सोप, सीबीएसई बोर्ड वाले खास करके ये पढ़ चुके हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ अ सोप। सोप कैसे मिसेल बनाता है और कैसे मैल को निकाल फेंकता है, वो सब पढ़ लिए। ये कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा, उसमें बीच में क्या है? मैल फंस गया। ये क्या है? डर्ट। दिस इज डर्ट, डर्ट है हिंदी में, हम इसे क्या कहते हैं? मैल। कपड़े में मैल फंस गया यहाँ पर। अब हमको ये निकालना है जिद्दी दाग, कपड़े पे फंसा हुआ जिद्दी दाग निकालना है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर से पानी फेंकना पड़ेगा। और पानी कैसा है? अगर ये जाली वाला पानी रहेगा, सरफेस टेंशन, हाई सरफेस टेंशन वाला पानी रहेगा, तो हम जैसे पानी फेंकेंगे तो ये पूरी की पूरी जाली जाएगी। ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, ये टॉप सरफेस का जो नेटवर्क है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए नेटवर्क बोल देता हूँ, नेटवर्क ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ये नेटवर्क ऑफ H2O मॉलिक्यूल, जब तक वो नेटवर्क टूटेगा नहीं, जैसे हमने यहाँ पानी फेंके, ऐसा पानी फेंक दिया इसके ऊपर, तो क्या हुआ? पानी इसके अंदर से जाएगा ही नहीं। पूछो क्यों नहीं जा रहा पानी? पानी इसके अंदर से क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पानी का पूरा नेटवर्क है ये। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने डबल नेटवर्क बनाया, एक बड़ा नेटवर्क
है वो कपड़े का, धागे का है, कपड़े के थ्रेड्स का नेटवर्क है, और दूसरा नेटवर्क वाटर मॉलिक्यूल्स का है। तो पानी कपड़े के अंदर से प्रेशर से निकल जाएगा तो मैल को उखाड़ के फेंक देगा वहां से, लेकिन ये जो जाली वाला मॉलिक्यूल है, ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल, सॉरी, जाली वाला जो स्ट्रक्चर है, हाई सरफेस टेंशन, ये फेंके तो ये होल में से निकल ही नहीं सकता। कपड़े के बीच में जहां सीधी मैल फंसा है उसके आर पार निकल ही नहीं सकता। वो बाजू से इधर से इधर से इधर से इधर से पानी थोड़ा थोड़ा निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से निकलने की उसको जगह ही नहीं। तो क्या होता है, जैसे ही हम स्पैरिंगली सॉल्युबल डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं तो डिटर्जेंट क्या करता है, इनके बीच के ये जो कोहेसिव फोर्सेस है ये कम कर देता, कोहेसिव फोर्सेस से बने हुए जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक कर देता। अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, H2O के बीच में जो कोहेसिव फोर्स था वो कम हो गया। अब H2O इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हो गए, और जैसे हम प्रेशर से पानी डालेंगे तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स H2O के प्रेशर से ये मैल को चीरते हुए, मैल को धक्का मारते हुए, फोर्स लगाते हुए उस पार निकलेंगे, तो मैल उखड़कर गिर जाएगा। और ये मैल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम वाटर को बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से हीट करेगा तो मैल को उधर निकाल देगा। गर्म पानी में कपड़े धोते हैं कोई कोई लोग। उसके अलावा कपड़े को हम वो पुराने जमाने में लकड़ी आती थी, कपड़े को पीट पीट कर धोते थे, या तो फिर कोई धोबी घाट में कपड़े पटकते थे ऐसे पत्थर के ऊपर। तो वो सब क्यों करते, ताकि ये मैल उसमें से उखड़ जाए, ठीक है, इसलिए कोशिश करते हैं। और कोई कोई मम्मी लोग ब्रश भी यूज करते हैं, हमारे घर में ब्रश यूज करते हैं मैल निकालने के लिए, ठीक है, हाथ से अगर कपड़े धो रहे। तो आज तो बहुत से लोग वॉशिंग मशीन यूज कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन में भी वही कपड़े को हिलाते ताकि इसमें का मैल उखड़ कर बाहर निकल जाए। और वो पानी अगर हिलते रहेगा तो सर्फ वाला पानी जो है, क्या कहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर वाला पानी, वो मैल को उसमें से निकाल दे, ढीला करके, लूज करके। ये काम, चलो एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट हो गया। स्पैरिंगली सॉल्युबल इंप्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। आप क्या करो, एक ग्लास में प्योर वाटर ले लो, उसके ऊपर एक चींटी को रखो, चींटी चलेंगी। अब वो चींटी को साइड में रखो उठाकर, और फिर वो ग्लास में जो जिसमें प्योर वाटर था उसमें थोड़ा सा एरियल सर्फ एक्सेल टाइप डाल के डिजोल्व कर लो, थोड़ी देर डिजोल्व कर लो, और उसके बाद चींटी को रखो, चींटी डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गया। इंप्यूरिटी ऐड कर दी हमने स्पैरिंगली सॉल्युबल, तो सरफेस टेंशन कम हो गया। इसी तरह अगर इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी है, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी also decreases the surface tension of a liquid. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डस्ट इन मर्क्यूरी reduces the surface tension of mercury. मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है अगर उसमें डस्ट मॉलिक्यूल्स हो। पूछो क्यों, ऐसा क्यों होता होगा? तो रीजन ये है कि ये है Hg मॉलिक्यूल, मर्क्यूरी का एटम है, सॉरी, ये दूसरा Hg एटम है। सपोज इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, डिस्टेंस इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर। तो इनमें क्या रहेगा, कोहेसिव फोर्स रहेगा Hg में, और ये Hg में भी कोहेसिव फोर्स रहेगा। अब मुझे ये लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मर्क्यूरी का मालूम नहीं, मैं अपने मन से एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए। तो हर कोई भी दो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये वैल्यू से कम है, 1 नैनोमीटर से कम है। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कोहेसिव फोर्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो सरफेस टेंशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें इंप्यूरिटी डाल दी, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी, तो यहां पर ये आ जाएगा गोल इंप्यूरिटी। अब इंप्यूरिटी क्या कर रहा मालूम है, ये मर्क्यूरी एटम और ये मर्क्यूरी एटम के बीच में जो अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स चल रहा था, जम रहा था बढ़िया, वो ये इंप्यूरिटी के कारण हट गया। यहां पर एक इंप्यूरिटी आ गई, ये इंप्यूरिटी आ गई, ये इंप्यूरिटी आ गई, ठीक है। ये जो बड़े सर्कल्स है, बड़े सर्कल यानी इंप्यूरिटी। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, रिमेंबर, अपने सिलेबस में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा है। और ये डैश यानी क्या है, ये कोहेसिव फोर्स। तो यहां पर कोहेसिव फोर्स नहीं रहेगा,
ये इनके बीच में भले कोहेसिव फोर्स रहेगा, इम्प्यूरिटी इम्प्यूरिटी, लेकिन यहाँ पर इनका कोहेसिव फोर्स तो टूट गया, तो कोहेसिव फोर्स टूट गया तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होने के कारण मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा है। ठीक है, हमने देखा 435 डाइन पर सेंटीमीटर उसका सरफेस टेंशन है, बहुत ज्यादा है। वाटर का ओनली 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, लेकिन मर्क्यूरी का ज्यादा है, क्योंकि मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स आपस में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में जो नेटवर्क बनाने वाला जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर में 10 लोग हैं और वो 10 लोगों में आपस में बहुत प्यार है एक दूसरे से, तो हम बोलेंगे ये 10 मेंबर्स में आपस में कोहेसिव फोर्स कितना ज्यादा है। अगर उसी फैमिली में अगर 3-4 लोग अगर बाहर के आ गए और वो बाहर के लोगों ने एडेसिव फोर्स बनाना चालू कर दिया, दूसरे लोगों से आपस में प्यार उनका होने लगा, तो क्या होगा, घर घर के लोगों में आपस में प्यार कम होगा। पहले मान लो 2 भाई थे, 2 भाई एक दूसरे से बहुत चाहते थे एक दूसरे को, अब एक भाई की शादी होगी तो 2 भाई 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स से दोनों एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स से बहुत अट्रैक्ट करते थे। अब एक भाई की शादी होगी, बीच में उसकी बीवी आ गई, तो बीवी और वो एक भाई में एडेसिव फोर्स हो गया, उनका एडेसिव फोर्स हो जाने के कारण बीवी बीच में खड़ी होगी, तो 2 भाई के कोहेसिव फोर्स के बीच में वो अड़थड़ा पैदा कर देंगी। 2 भाई आपस में एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में बीवी खड़ी होगी एडेसिव फोर्स लेकर अपना। तो इस कारण से क्या होगा, इंप्यूरिटी ऐड करने से, आई होप आप समझ गए होंगे ये वाली कहानी। तो एडेसिव फोर्स जो है वो बीच में आकर के इंप्यूरिटी जो है, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी भी सरफेस टेंशन को कम कर देती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी ऑन सरफेस टेंशन। अब हमको देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो ये तो ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं मैं, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि नंबर 4, या इसको बी पॉइंट दिया हमारे बुक में, इफेक्ट ऑफ temperature, effect of temperature on ST, surface tension, on surface tension। तो effect of temperature on surface tension क्या होगा, तो सी टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सेप्ट molten copper and molten cadmium, मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम के अलावा फॉर अदर लिक्विड्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस surface tension by breaking bonds due to cohesive forces, है ना। और कोहेसिव फोर्सेस के बॉन्ड्स क्यों ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब किसी लिक्विड को हीट करो, ये मोल्टन कैडमियम मोल्टन कॉपर के अलावा किसी भी लिक्विड को हीट करो, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़कर अगर 10⁻⁻1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर के से ज्यादा होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, तो कोहेसिव फोर्स एक्ट नहीं होगा। हम पढ़ चुके हैं कि कोहेसिव फोर्स का मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ फोर्स कितना है, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो उनके बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो हीट करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, हीट इंक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन molecules, heat increases distance between molecules and the distance, बस ठीक है, distance between molecules बढ़ जाता है and cohesive force decreases, actually in fact गायब हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन सब मॉलिक्यूल्स के लिए डिसअपियर नहीं होगा, कोई मॉलिक्यूल के लिए रहेगा, जो दूर चलेगा उनके लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता कोहेसिव फोर्स, यानी वो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फॉलो नहीं करता। रिमेंबर, मैं जितना सारा बोलता हूँ हर एक चीज समझने की कोशिश पूरी मत करो, बस ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जितनी चीजें वो याद रखो और नॉलेज की चीजें याद रखो।
बीच बीच में जो छोटी चीज बोल देता हूँ मैं, जैसे मैंने बोल दिया इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता, अब आप उसकी डिटेल में मत घुस जाना कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था कैसा था, आपको मालूम है भाई ये सब पढ़ाई हुई चीजें हैं, बट अगर ना समझे तो डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ उसका रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो except molten copper and molten cadmium for other liquids, increase in temperature decreases the surface tension by breaking bond due to cohesive forces. Heat increases distance between molecules and cohesive force decreases or disappears. Either it decreases for some molecules and or it disappears for some other molecule, जो दूर हो गए इस रेंज के बाहर गए उनके लिए डिसअपियर हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स ही गायब हो जाएगा उनके बीच का, और जो मॉलिक्यूल थोड़े दूर सरके उनके बीच में कोहेसिव फोर्स थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से हीट करने से सरफेस टेंशन कम होता है। हाँ, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सरफेस टेंशन बिकम्स जीरो। The temperature at which surface tension of a liquid becomes zero is called critical temperature. The temperature at which the surface tension of a liquid becomes zero is called critical temperature. अभी मेरे ध्यान में फिलहाल में ऐसा कोई टेम्परेचर पुराने सिलेबस में था एक, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। एक लिक्विड का एग्जांपल हम दे सकते थे कि ये इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, तो मेरे ध्यान में नहीं, जाने दो। उसके लिए फॉर्मूला याद रख सकते हम कि वो भी दिया नहीं टेक्स्ट बुक में, तो हम वो भी याद नहीं रखते, जाने दो। हम चाहे तो सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का रिलेशन का क्या फॉर्मूला वो याद रख सकते थे, बट सिंस इट इज नॉट गिवन इन आवर न्यू सिलेबस हम उसको याद नहीं रखेंगे। तो ये होगा इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। अब एक दूसरा छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही थकेला और पकेला माना जाता है, फिर भी उसको पढ़ना तो है। बहुत से स्टूडेंट्स वो टॉपिक को ज़्यादा इंटरटेन भी नहीं करते, बोलते हाँ ठीक है चिल्लर टॉपिक है जाने दो, एग्जाम में आया भी नहीं वैसे अभी तक वो, लेकिन आगे का टॉपिक समझाने के लिए वो फाउंडेशन बनाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, एक शॉर्ट में हमारी टेक्स्ट बुक में ये भी दिया है कि जो न्यू कपड़े होते हैं, जो दुकान से प्रिंटेड कपड़े होते हैं, कोई कोई टी शर्ट और कपड़े होते हैं उसमें प्रिंट होता है, यानी पेंट से लिखा होता है एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। कोई टी शर्ट पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ होता है, और जो बहुत सारी चीज़ें प्रिंटेड होती है, ऐसे कपड़ों को कहा जाता है गर्म पानी में मत धो। क्यों? क्योंकि गर्म पानी से सरफेस टेंशन वाटर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी जाली जो नेटवर्क वो ब्रेक हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, प्रेशर से पानी अगर वो कपड़े के फैब्रिक के जाली के बीच में से अगर प्रेशर से पानी निकलेगा तो प्रिंट उखड़ जाएगा। प्रिंट का जो पेंट मॉलिक्यूल्स जो है, जो कपड़े के फैब्रिक के बीच में घुसकर बैठे हैं, वो निकल जाएंगे, और इससे क्या होगा, कपड़े पे जो प्रिंट है उस पर जो लिखा है एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई, वो रीडेबल नहीं रहेगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पेंट उखड़ जाएगा, झड़ जाएगा। इसीलिए बल्कि ये भी कहते हैं कपड़े प्रेस करते समय भी बोलते हो प्रिंट के ऊपर प्रेस मत करो, कलर मत करो, तो गर्म होकर चिपक जाएगा। तो ये होता है। हाँ, उनको कहते हैं ठंडे पानी में कपड़े को धो, ऐसा कहते हैं। और पुराने ज़माने में तो कोई कपड़े का मैल नहीं निकलता था तो उसको गर्म पानी में धोते थे, गर्म पानी से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो पुराने कपड़ों को, जो बहुत मैले कपड़े गर्म पानी से धोना चाहिए और नए कपड़े ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। एक्सेस प्रेशर across the free surface of a liquid. Excess pressure across the free surface of a liquid. इसमें 3 केसेस है, बहुत सिंपल है, कुछ खास वैसे भी दम नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बीकर है और उसमें एक ऐसा लिक्विड है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस बना रहा है। दिस इज द लिक्विड इन अ बीकर। ठीक है, ये लिक्विड है और फिगर 2.21 में दिया है प्लेन सरफेस। हमको क्या कंसीडर करना है, कंसीडर पॉइंट ए, लिक्विड के जस्ट
बॉटम में नहीं, सॉरी ए नहीं, बी दिया है, आई थिंक दिस इज पॉइंट बी, और उसके जस्ट ऊपर में एक पॉइंट कंसीडर करना, दैट इज पॉइंट ए। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर और नीचे प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, हमारा क्या है, एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ ज्यादा है, अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। फ्री सरफेस यानी सरफेस इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो फ्री सरफेस में प्रेशर बी पर ज्यादा होगा, इस डायग्राम को देखकर बताओ प्रेशर बी पर ज्यादा होगा, प्रेशर पॉइंट बी पर ज्यादा होगा या पॉइंट ए पर ज्यादा होगा। पॉइंट बी और पॉइंट ए इतने नजदीक है कि ये देखो, ये बहुत बहुत नजदीक है पॉइंट ए और बी, दोनों का प्रेशर कहाँ ज्यादा और कहाँ कम होगा। तो रिमेंबर दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ये लिक्विड जो है इसमें सरफेस टेंशन का जो प्रेशर आ रहा है, आपको मालूम है सरफेस टेंशन टॉप के हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, तो दिस विल बी एफ टी, एफ और उसके सबस्क्रिप्ट में मैं टी लिख रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इधर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो खींचेंगे कुछ इधर, तो दैट इज एफ टी, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन तो सरफेस पर हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है ना, उसका कोई कंपोनेंट भी नहीं बन रहा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा भी नहीं बन सकता है, तो ये सरफेस टेंशन इधर एक्ट हो रहा है और ये सरफेस टेंशन इधर एक्ट हो रहा है। बोले सर इधर क्यों एक्ट हो रहा है, एक्चुअली इधर एक्ट हो रहा है का मतलब ये है कि अगर आपने ये थ्रेड रखे थे, ये एक एक्टिविटी हमने की है इससे पहले कि ऐसी फ्रेम बना, इसको सोप सॉल्यूशन, इसमें हमने पहले धागा बांध दिए थे, थ्रेड थोड़ा ढीला था डायमीटर से ज्यादा, और इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकाल लिए थे। क्या हुआ था सोप सॉल्यूशन में डूबने के बाद, सोप सॉल्यूशन में डुबाने के बाद क्या हुआ था, ये ऐसा बन गया था। ऐसा क्यों बन गया था, क्योंकि इधर मॉलिक्यूल, इधर सरफेस टेंशन का फोर्स जो कोहेसिव फोर्स इसको इधर खींच रहा था और इधर भी खींच रहा था, 2 4 5, ये 2 3 4 5, ठीक है, जितना फोर्स इधर खींच रहा उतना फोर्स इधर खींच रहा, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। सोप फिल्म जो है वो थ्रेड बीच में रहेगा, इधर और इधर का कैंसिल, तो वही केस यहाँ होगी, टॉप सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स इधर खींच रहे, कुछ इधर खींच रहे और एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे, तो उनके कारण कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा, और यहाँ पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के पास उतना प्रेशर, तो प्रेशर इज ओनली ड्यू टू ए, और एंड प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, जितना प्रेशर ए पर है उतना ही प्रेशर बी पर है। ये हो गया फर्स्ट केस, इसमें कुछ काम का नहीं है, कोई कुछ दम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक्टिविटी से समझ गए आप, ये लेफ्ट में, ये इसको टॉप सरफेस से इमेजिन करो, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा, थोड़ा पानी ये ऐसा है, मतलब ये ऐसा शेप दिखेगा, ऐसा इधर खींच रहे इधर खींच रहे, इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ, और सरफेस टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। व्हाट इज एफटी, एफटी इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये ए वाला था, ठीक है, प्लेन सरफेस वाला। बी लेते हम कॉन्वेक्स सीन फ्रॉम अबव, ऊपर से देखने में ऊपर कॉन्वेक्स दिखेगा। अगर एक बीकर है उसमें हमने लिक्विड लिए और वो लिक्विड ऐसा दिख रहा है जैसे मर्क्यूरी होता है, ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा। वी कैन टेक, हम इसको चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी बुक ने इसको कोई नाम नहीं दिया है, ये लिक्विड है, ठीक है, दिस इज लिक्विड, यहाँ पर दिस वॉज लिक्विड, और यहाँ पर क्या चीज, एयर थी, यहाँ पर एयर है, एंड दिस इज लिक्विड। अब ये एटमॉस्फेयर जो ऊपर, इसका सरफेस टेंशन किधर एक्ट होगा, तो सरफेस टेंशन इधर एक्ट होगा, एफ की सरफेस टेंशन, और इसका सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट होगा, इधर। दिस इज एफ टी, सरफेस टेंशन, और आपको मालूम है सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, सरफेस टेंशन acts tangential to the surface, इसका मतलब क्या है कि अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो, सरफेस टेंशन कैसा एक्ट होगा, ऐसा टेंजेंट टू द सरफेस, ये सरफेस पे टेंजेंट,
अब ये सरफेस ऐसी स्लोप है तो टेंजेंट भी कैसी होंगी, ऐसी होंगी। ये सरफेस टेंशन का फोर्स है टेंजेंट टू द सरफेस, ये सरफेस टेंशन का फोर्स है टेंजेंट टू द सरफेस, ठीक है। सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ है और यहाँ है। एक्चुअली ये टेंजेंट समझाने के लिए बनाया मैंने, यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं है, सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ है और यहाँ है। अब इसके हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। पहले तो पॉइंट्स के नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर दिस विल बी पॉइंट बी, बड़ी बी, एंड दिस इज पॉइंट ए। कहाँ पर सरफेस, कहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, बी पर प्रेशर ज्यादा होगा या ए पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्या लगता है आपको? ऊपर कौन सा प्रेशर है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और नीचे कौन सा प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो अब ध्यान से समझो, ये जो Ft है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे हम। एक ये वाला कंपोनेंट बनाएंगे और एक ये वाला कंपोनेंट बनाएंगे। यहां पर भी एक ये वाला कंपोनेंट बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, थोड़ा और ऊपर तक लेके आ जाते हैं, यहाँ पे एक ये वाला कंपोनेंट बना देंगे और एक ये वाला कंपोनेंट बना देंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है मालूम है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल ईच अदर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल ईच अदर, यानी ये बोल रहा लिक्विड को इधर जा, ये बोल रहा नहीं इधर जा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये इसको बोल रहा है यहाँ के मॉलिक्यूल को, ये बोल रहा है इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, और ये बोल रहा है नहीं इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा। तो ये इधर इधर बुला रहा सब मॉलिक्यूल को, ये इधर इधर बुला रहा, मॉलिक्यूल कहीं भी नहीं जाएंगे, जहाँ के वही रहेगा। और ये जो है ये ऊपर से क्या आ रहा है, एफ ए, एफ ए, व्हाट इज एफ ए, यहां लिख देता हूं मैं, एफ ए यानी फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स किधर एक्ट होगा, नीचे, और फोर्स का कंपोनेंट जो है ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ टी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ टी, ये वाला, और ये भी वही है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ टी। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी नीचे फोर्स डाल रहे हैं, वो भी नीचे फोर्स लगा रहे हैं, एटमॉस्फेयर भी नीचे फोर्स लगा रहा है। तो प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, प्रेशर एट कॉन्केव सरफेस इज ग्रेटर, बस इतना लिखता मैं, देन द अदर साइड। कॉन्केव सरफेस पे प्रेशर ग्रेटर है, और देखने की नेचुरल बात है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता तो उसको नीचे पूरा दबा देता था, ठीक है। बी पर प्रेशर ज्यादा रहने से तो उसकी ढेरी निकली है ना। अगर मेरे पेट में खाना कम रहेगा तो एटमॉस्फेयर की एयर मेरे पेट को धक्का मारेंगे और मेरा पेट अंदर हो जाएगा, ठीक है, स्वामी रामदेव की तरह पेट मेरा अंदर हो जाएगा एयर के प्रेशर की तरह। और अगर मेरे पेट में खाना बहुत सारा भरा हुआ है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा, मेरे पेट में खाने का प्रेशर बहुत है, तो मेरा पेट नहीं धर्म पेट हो जाएगा, है ना, बड़ा पेट हो जाएगा। धर्म पेट नागपुर के एक एरिया का नाम, तो पेट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, हम बोलते हैं पेट के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जहां भी कॉन्केव सरफेस दिख रही है अंदर से, वहां प्रेशर ज्यादा होता है, और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होता है, ठीक है। यहाँ रीजन समझे, पॉइंट बी पर प्रेशर ज्यादा क्यों है, एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये इसका भी प्रेशर है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो ये प्रेशर नीचे नीचे डाल रहा है, तो बी पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई है। अब इसका तीसरा एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसका जो भी है अभी उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये है। यहाँ पर दिस इज पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब यहाँ पर फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर कैसा है, ये है एफ ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। यहाँ पर क्या है, एयर, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर जो आ रहा है, नॉर्मल प्रेशर 1013 × 10⁵ पास्कल, तो वो जो आ रहा है वो ये नीचे आ रहा है। वैल्यू मत याद रखो, न्यूमेरिकल्स के समय वो याद रख लेना। तो ये प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे दबा रहा है इसको, ठीक है। बट किंतु लेकिन परंतु
अच्छा बताओ, लिक्विड के सरफेस टेंशन का किधर होगा, ये आप समझे कि नहीं समझे? ये देखो लिक्विड ऐसा है, कॉनकेव ऐसा, ये ऊपर से कॉनकेव है, ठीक है। यहाँ सी नाम दे देता मैं, कॉनकेव, सीन फ्रॉम अबव। ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा कॉनकेव दिख रहा है, ये ऐसा था कॉन्वेक्स, ये ऐसा था कॉन्वेक्स, मर्क्यूरी जैसा। ये कॉनकेव है, केरोसिन जैसा या प्योर वाटर जैसा इन क्लीन ग्लास, ऐसा है। अब ऐसा होने का कारण क्या है? तो ये देखो, ये टेंजेंट बना रहा हूं, ये सरफेस टेंशन, ये दिख रहा है आपको, ये वाला 3 लाइंस बनाया मैंने, वहां 3 लाइंस इधर बनाऊंगा, ये देखो। तो इसके ऊपर क्या हो रहा, सरफेस टेंशन कैसा एक्ट हो रहा? सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस। ऑलवेज याद रखना ये लाइन, सरफेस टेंशन हमेशा कैसा एक्ट होता, जैसी सरफेस रहेंगी उसको टेंजेंट बना के। तो अब इसकी सरफेस कर्व्ड है ऐसी, तो टेंजेंट ऐसी जाएंगी, इधर 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 इधर, ऊपर जा रही टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ऊपर जा रही, तो ये देखो, ये सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो ये ऐसा रहेगा ऊपर, ये टेंजेंट वाला डायरेक्शन, ये सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है, ठीक है। Ft फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब यहाँ लिक्विड है नहीं तो यहाँ नहीं बनाता, मैं इधर बना देता, ये Ft फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिखता Ft। और इसका सरफेस टेंशन कहाँ जा रहा है, ये इधर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये आज तक एग्जाम में आया भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए, बहुत पंचर क्वेश्चन है। ये सरफेस टेंशन इधर एक्ट हो रहा है और ये वाला इधर एक्ट हो रहा है, सरफेस टेंशन। अब इसके 2 कंपोनेंट बना लो, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर प्रेशर डाल रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है, ऊपर दबाव डाल रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है मतलब दबाव ऊपर डाल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये Ft का जो है ये ऊपर दबाव डाल रहा है, एटमॉस्फेयर नीचे डाल रहा है, तो Ft एंड Fa आर ऑपोजिट टू ईच अदर, Ft एंड Fa आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड Ft ग्रेटर है, सरफेस टेंशन का फोर्स ग्रेटर है, हेंस यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर एट A विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट B। A का प्रेशर ज्यादा होगा और B का प्रेशर कम होगा। और फिर से वही कहानी, इसका भी मीनिंग क्या होगा, प्रेशर एट, इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या निकल रहा, प्रेशर एट कॉनकेव सरफेस, प्रेशर एट कॉनकेव सरफेस इज ग्रेटर। ये टॉपिक इसलिए दिया है, वैसे कोई खास बात नहीं है इस टॉपिक में, ये टॉपिक सिर्फ इसलिए दिया है ये बताने के जो भी कॉनकेव सरफेस रहती है वहां प्रेशर ज्यादा रहता, इसकी ढेरी बाहर निकली है तो अंदर से प्रेशर ज्यादा है, ये अंदर दबा हुआ है तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, प्रेशर ए पॉइंट पर, पॉइंट ए पर प्रेशर ज्यादा है। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि जो सरफेस कॉनकेव होती है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है और जो सरफेस कॉन्वेक्स होती है बाहर जिधर भी उसमें प्रेशर कम होता है। अब एक एग्जांपल, ये टॉपिक क्यों दिया देखो, फॉर एग्जांपल मैंने ये खिलौने वाला ले लिया पाइप और इसमें मैंने सोप सॉल्यूशन भर दिया और सोप सॉल्यूशन से मैंने एयर बबल ब्लो किया, एयर बबल, बताओ एयर बबल के अंदर में एयर का प्रेशर ज्यादा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है? ये जो हो रहा है ना, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है। और इधर से जो बाहर धक्का मार रहा है एरोस लंबे कर दे रहा हूं, आपने सब प्रेशर ज्यादा है तो एरो फोर्स लंबे लंबे क्यों नहीं है, जो भी। तो ये वाला जो इधर से ये प्रेशर ज्यादा है, मोर प्रेशर, अंदर में प्रेशर ज्यादा है। क्या बात है, क्या सबूत है इस बात का कि अंदर प्रेशर ज्यादा है? देखो ये अंदर से कैसा
कॉनकेव इनवर्ड्स, कॉनकेव है अंदर से, तो ये पॉइंट बी हो गया समझो एक टाइप से, यहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसको पॉइंट बी नाम दे दिया मैंने और इसको पॉइंट ए नाम दे दिया, तो क्या होगा पी बी विल बी ग्रेटर देन पी ए। प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, प्रेशर इनसाइड अ soap bubble is greater than atmospheric pressure। इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है, एयर प्रेशर इसमें ज्यादा है, ठीक है। एयर प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, ठीक है, एयर प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज greater than atmospheric pressure, otherwise it would have been, otherwise the soap bubble had been smacked or collapsed or pressed due to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अंदर अगर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, अगर सोप बबल के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा नहीं रहता था, अगर सोप बबल के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा नहीं रहता था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता, तो एटमॉस्फेयर उसको चक्का डालता था पकड़ के। इसके अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को भी संभाल के रख रहा है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उससे ज्यादा प्रेशर है इसके अंदर में। अब कितना प्रेशर है इसमें एच रोजी वाला फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर हाइट वाइट का क्वेश्चन ही नहीं आता, हाइट कहाँ पर है इसमें, कहीं समझ में थोड़ी आती है। तो इसके लिए इसके अंदर कितना प्रेशर है, एयर प्रेशर इसके अंदर कितना है, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे, और वो उसका नाम है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और अ सोप बबल। सोप बबल के अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो प्रेशर है लेकिन उससे ज्यादा है, एटमॉस्फेयर से बराबर और उससे ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए तो ये संभाल पा रहा है। उसमें एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस यानी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर है इसके अंदर में, तभी तो वो बाहर से कॉन्केव हो रहा है ना ऐसा, यानी बाहर से कॉन्वेक्स दिख रहा है और अंदर से कॉन्केव हो रहा है। तो ये टॉपिक समझाने के लिए ये छोटा टॉपिक दिया हुआ था, वैसे इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन तो ये नेक्स्ट क्लास में जो हम लेक्चर लेंगे वो वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और अ सोप बबल, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम।